अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक जो है वो है बायोम्स। इसको हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो बायोम्स हैं डिफरेंट हमारे पास, तो वो आप लोग जो हैं वो इसके ऊपर प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, तो हर एक बायोम काफ़ी डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको एक समराइज करके मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि जो है आपको एक पाथवे मिल जाए और समझ आ जाए कि बेसिकली बायोम्स क्या हैं। और इसके बाद जो आप दूसरे स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन सुनेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी। बहुत छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, बायोम है, दीज आर आल्सो कॉल्ड मेजर लाइफ जोन, द लार्जेस्ट जियोग्राफिक बायोटिक यूनिट, यानी दुनिया में सबसे बड़ा जो बायोटिक यूनिट है वो बायोम कहलाता है। A major community of plants and animals with similar life forms and environmental conditions. एक बायोम में जो है वो सिमिलर टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे आपको, और इट इंक्लूड्स वेरियस कम्युनिटीज एंड इज नेम फॉर द डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, बहुत सारे बायोम्स ऐसे हैं जिनका नाम ही वहाँ जो डोमिनेंट टाइप की वेजिटेशन मौजूद है, डोमिनेंट टाइप का प्लांट, उधर जो वेजिटेशन मौजूद है उसके ऊपर ही नाम रख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जो बायोम है वो एक प्लेन सरफेस होती है, मैदान होता है और उसके ऊपर ग्रासेस होती है, घास होती है। ठीक है, तो उसका नाम, क्योंकि उस बायोम पर डोमिनेंट टाइप की वेजिटेशन ग्रास है, तो उस बायोम का नाम ग्रासलैंड रख दिया गया है। इसी तरह कॉनिफेरस जो फॉरेस्ट है, जिसको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं या टेगा भी कहते हैं, तो वहाँ पर इस फॉरेस्ट में ज़्यादातर जो डोमिनेंट टाइप की वेजिटेशन है वो ट्रीज है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स आपने जो है वो अपर नॉर्दर्न साइड में गए होंगे तो देखे होंगे, निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ट्रीज का जो इनके लीव्स होते हैं निडल लाइक होते हैं, तो वो वाले ट्रीज फिर आपके कॉनिफेरस ट्रीज कहलाते हैं और वो बायोम आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहलाता है। तो बायोम जो है वो एक लार्ज एरिया होता है। ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक में एक ख़ास किस्म की वहाँ वेजिटेशन होती है, अपनी एक सॉइल होती है, उस बायोम का अपना एक क्लाइमेट होता है और एक अपनी ही वाइल्ड लाइफ होती है। किसी भी बायोम में जिस तरह के एबायोटिक फैक्टर्स मौजूद होंगे, बायोटिक फैक्टर्स उसी तरह के ही वहाँ मौजूद होंगे, यानी जिस तरह के वहाँ केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, लाइक सॉइल, क्लाइमेट है और टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, जिस तरह का होगा वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंगली प्लांट्स एंड एनिमल्स भी इसके ही जैसे वहाँ मौजूद होंगे। तो अगर हम बायोम्स की बात करें तो मेजर 5 बायोम्स हैं, और फिर उसके अंदर सब सब कैटेगरीज हैं जो कि मैंने आप लोगों में डिवाइड की हुई है, सारी सब कैटेगरीज बायोम्स की। तो मेजर आपका इक्वेटिक है। ठीक है, इक्वेटिक बायोम में आपका दोनों आ जाता है, मैरीन भी और फ्रेश वाटर भी। इसके अलावा ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में फिर आपका प्रेरी और सवाना ये सब आ जाएगा, अगर माइनर सब कैटेगरी की बात करें, लेकिन मेजर ग्रासलैंड है। फिर इसके बाद आपका फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट की भी बहुत सारी टाइप्स है जो कि मैंने स्टूडेंट्स में डिवाइड की हुई है, लाइक डेसिडस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। ठीक है, ये सारी। डेजर्ट है, डेजर्ट में भी कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है एंड टंड्रा है। तो ये आपकी मेजर 5 टाइप्स हो गई। ठीक है, यही यही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, फ्रेश वाटर मैरीन, इसको हम मजीद जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन मेजर आपके 5 बायोम्स हैं। इक्वेटिक बायोम्स जो है इट इंक्लूड्स बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन बायोम्स। फ्रेश वाटर की बात करें तो इसमें आपके वो बायोम जिसमें पॉन्ड्स भी हो, रिवर्स हो एंड लेक्स हो। ठीक है, वो पानी जिसमें जो नमक की
मिकदार है, सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो लेस देन 1% हो, वो फ्रेश वाटर बायोम में कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह मैरीन बायोम जो हैं इट कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, और इट इंक्लूड ओशियन, कोरल रीफ एंड एस्चुरीज। तो ये आपका मेरीन बायोम्स में आ जाता है। जो लोग मेरीन बायोम को डिस्कस करेंगे वो इनको भी बताएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, और जो लोग फ्रेश वाटर करेंगे वो ये पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स और सब कुछ बताएंगे कि इन सब में क्या डिफरेंस है, वहाँ की बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, वहाँ पे लाइफ कौन सी मौजूद हैं, उनको थ्रेट्स कौन कौन से हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो भी अपनी प्रेजेंटेशन बताएंगे वो अपने जो लेक्चर में ये ज़रूर बताएंगे कि पर्टिकुलर बायोम जो उनको दिया गया है उस बायोम के एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, यानी वो अर्थ पर किस तरफ मौजूद है, प्लस उनको थ्रेट्स क्या हैं, आज के दौर में उन्हें क्या खतरात लाहक है, ठीक है, वो सब आपने इंक्लूड करना होगा। अच्छा, बायोम्स जो हैं वो समटाइम्स कंफ्यूजन होती है इकोसिस्टम से। टर्म की बात हो रही है कि किसको हम इकोसिस्टम कहें, किसको हम बायोम कहें और किसको हम हैबिटाट कहें। तो स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम अभी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, इकोसिस्टम्स आर द इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक biota such as plants and animals within the environment, ठीक है। तो ये आपस की इंटरेक्शन है प्लांट्स और एनिमल्स की। अगर आसान अल्फाजों में बताऊं तो एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम मर्ज होते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर एक बायोम बनाते हैं। इसी तरह अगर हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट एक बहुत ही स्पेसिफिक एरिया होता है, यानी घर, एक तरह का घर होता है किसी भी एक स्पीशीज का घर। तो वो और छोटी टर्म हो जाती है, ठीक है। मज़ीद आसान करें तो समझें कि एक बायो में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं और एक इकोसिस्टम में बहुत सारे हैबिटाट्स हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो टर्म है, सबसे बड़ा जो ज्योग्राफिकल बायोटिक यूनिट है वो आपका बायोम है, उसके अंदर इकोसिस्टम है छोटा यूनिट, और उससे भी छोटा यूनिट हैबिटाट है। तो the term biome was first used in 1916 by Frederick E. Clements, an American ecologist, to describe the plants and animals in a given habitat. ठीक है। In 1939, it was further defined by Clements and a fellow ecologist Victor Shelford. फिर इन 1963 में जो है वो शेल्फर्ड ने मज़ीद जो है वो करेक्टराइज कर दिया बायोम्स को, टंड्रा, कॉनिफेरस, डेसिडस, ग्रासलैंड और डेजर्ट को मज़ीद डिफाइन कर दिया गया। ठीक है। बायोम्स जो हैं वो डिपेंड कर बायोम को कैरेक्टराइज किया जाता है वहाँ के मौजूदा क्लाइमेट की बेसिस पर और वहाँ मौजूदा ऑर्गेनिज्म यानी वेजिटेशन और एनिमल जो वहाँ पर पाए जाते हैं उसकी बेसिस पर बायोम को नाम दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, वहाँ का क्लाइमेट फिर किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्लाइमेट वहाँ का डिपेंड करेगा वहाँ के उस जगह के लैटिट्यूड का, कि वो अर्थ पे किस लैटिट्यूड पे मौजूद है। जियोग्राफिक फीचर्स पे, वहाँ क्या जियोग्राफिक फीचर्स मौजूद है उससे भी क्लाइमेट जो है वो वेरी करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस जो वहाँ हीट मॉइस्चर के होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर क्लाइमेट डिपेंड करेगा, और इसी तरह बायोम का एक अपना क्लाइमेट होगा। ये आपके डिफरेंट, ये आपकी अर्थ है और उसके ऊपर डिफरेंट बायोम्स की जो है वो इलस्ट्रेशन मौजूद है, इसको वो देख लें। ये इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर सबसे पहले हम बात करें इक्वेटर की, तो ये इक्वेटर पर आपका सबसे ज़्यादा आपको क्या नज़र आ रहा है, ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर कोडेड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपके जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो आपको कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ पर, इक्वेटर पर, ठीक है। फिर इसके अलावा टंड्रा, बहुत जो है कोल्ड इन्वायरमेंट है, बर्दाश्त के बाहर होता है। टंड्रा आपका पाया जाएगा नॉर्थ
पोल की तरफ। फिर जो है डेजर्ट है आपका, डेजर्ट इधर पाया जा रहा है 30 डिग्रीज पे लैटिट्यूड पे। इसके अलावा ग्रास लैंड सवाना, ग्रास लैंड और सवाना स्टूडेंट्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, हर जगह मौजूद होगा एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अलावा ग्रास लैंड आपकी पूरी अर्थ पर ग्रासेस मौजूद होती है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर टेगा है, बोरियल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये भी अपर लैटिट्यूड पे पाया जाता है, नॉर्थ पोल से नीचे लेकिन इक्वेटर से ऊपर। टंड्रा, टंड्रा लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्लोब, ठीक है, अभी हमने देखा टंड्रा नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्लोब पे मौजूद है एंड इज डिफाइंड बाय लॉन्ग कोल्ड विंटर्स एंड कूल समर्स, ठीक है, लंबी सर्दियाँ होती हैं बहुत ठंडी, इवन गर्मियाँ भी जो है वो ठंडी होती हैं वहाँ पर, समर भी ठंडा होता है, गर्मी मतलब होती ही नहीं है वहाँ पर। और इसकी जो वहाँ टंड्रा की जो ज़मीन है, सॉइल है, वो हर वक्त जमी रहती है और वो सॉइल हमेशा जमी रहती है और वो कहलाती है पर्मा फ्रॉस्ट कहलाती है। और समर्स में थोड़ी सी पिघलती है, लेकिन जो है नीचे की जो सॉइल है वो तो हमेशा ही फ्रीज रहती है वहाँ पर, सिर्फ ऊपर की समर के सीजन में हल्की सी पिघलती है ऊपर वाली जो परमाफ्रॉस्ट है, बाकी नीचे एज इट इज रहती है। और फिर जब दोबारा सर्दियाँ आती हैं तो वो ऊपर वाली भी जो है वो फ्रीज हो जाती है। So the animals and plants that reside here have evolved adaptations that allow them to survive in this frigid environment, यानी frigid से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा चिली फ्रीजिंग environment होता है, तो वहाँ की जो एनिमल्स है या वहाँ की जो वेजिटेशन है वो उसी हिसाब से अडाप्टेशन अपने अंदर सलाहियतें पैदा कर लेती है ताकि वो उस माहौल में एडजस्ट कर सके, वहाँ जी सकें। तो उसमें इंक्लूडेड थिक फर, इनके जो एनिमल्स होते हैं उनके बहुत मोटे फर होते हैं ताकि उनको गर्मी जो है वो थोड़ा सा वो अपने आप को वार्म रख सकें। इसके अलावा हाइबरनेशन में वो चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और जब तक सर्दियाँ रहती है वो सोए रहते हैं, इस तरह वो अपनी हिफाजत करते हैं। ये मैं हल्का फुल्का बता रही हूँ, जिसने टंड्रा बायोम है जिसका असाइनमेंट वो उसको डिटेल में बताएगा। डेजर्ट बायोम है, ठीक है, लोकेटेड इन बोथ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट्स अक्रॉस द ग्लोब्स, और बहुत ड्राइनेस होती है, पानी नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो वहाँ के प्लांट्स भी उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने बनाए हैं और एनिमल्स भी उसी तरह के हैं वहाँ जो इस तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को बियर कर सकते हैं। जैसे कैक्टस है, इस तरह वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर पानी को एब्सॉर्ब कर कर रख सके। और लीव्स कम होते हैं इनके, क्योंकि जितने ज़्यादा लीव्स होंगे इतना ज़्यादा पानी चाहिए होगा और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इतना ज़्यादा होगा, तो ट्रांसपायरेशन होगा तो वैसे ही पानी नहीं होता तो प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह लीव्स नहीं होते इनके, ज़्यादातर जो है वो लीफलेस प्लांट्स होते हैं या छोटे पत्ते होते हैं या निडल्स टाइप होते हैं। ग्रासलैंड बायोम जो है एवरी कॉन्टिनेंट पे पाया जाता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका, और यहाँ पर जो है वो ग्रासेस होती हैं, बहुत ट्रीज जो होते हैं वो बहुत स्पार्स होते हैं, दूर दूर होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पर आपके लार्ज मैमल्स लाइक जिराफ है, एलिफेंट्स हैं, इस तरह के यहाँ पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स पर, जेब्रास, जिराफ और एलिफेंट्स। कॉनिफरस फॉरेस्ट टेगा और बोरियल फॉरेस्ट भी कहलाता है एंड इट एक्सपीरियंस लॉन्ग कोल्ड विंटर्स, ठीक है, सर्दियाँ लंबी होती है, ठंडी होती है एंड शॉर्ट समर्स, गर्मियाँ आती हैं लेकिन बहुत कम अरसे के लिए। हैवी प्रेसिपिटेशन होती है यानी बारिश बहुत होती है, ठीक है, यहाँ पर कॉनिफर्स पाए जाते हैं और एवरग्रीन ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा डेसीडस फॉरेस्ट, डेसीडस फॉरेस्ट वो ट्रीज होते हैं जिनके जो है वो सीजनली जो है इनके पत्ते जो गिर जाते हैं, और इसके अलावा जो ऑरेंज कलर के पत्ते होते हैं वो वाले ट्रीज इसमें जैसे मेपल एंड ओक है वो डेसीडस फॉरेस्ट बायोम्स में दिखाई देते हैं आपको।
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इक्वेटर पर मौजूद होता है, बहुत डाइवर्स वेजिटेशन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। डिफरेंट लेयर्स होती है, यानी ऊपर अलग ट्रीज होते हैं, दरमियान में बहुत हाइट वाले भी होते हैं, दरमियाने भी होते हैं, और नीचे सरफेस के साथ भी बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होती है स्टूडेंट्स, तो जब पत्ते वत्ते गिरते हैं लिटर फॉर्म होता है, तो ज़मीन पर सारा कुछ जाता है। अब जितना ज़्यादा वेजिटेशन होगी, जितना ज़्यादा डेड मटेरियल होगा, उतनी ही उसकी फिर जो है वो डिकम्पोजिशन होगी। डिकम्पोजिशन के नतीजे में इतना ही जो है वो ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस यानी ऐसा समझ लें खाद उतनी ही ज़्यादा बनेगी, और जितनी ज़्यादा खाद बनेगी तो फिर उससे मज़ीद और ट्रीज बनते ही रहेंगे। यहाँ बारिशें भी बहुत होती है, और डम्प डैम्प सा माहौल बना रहता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन में। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये जंगलात जो हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं। यहाँ पर हर तरह के एनिमल्स, हर तरह के डेडलीस्ट इंसेक्ट्स, स्नेक्स और सब कुछ यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, फिर आ जाए आप इक्वेटिक बायोम्स पर। तो इक्वेटिक बायोम्स में फ्रेश वाटर है और मेरीन वाटर है। ठीक है, इक्वेटिक बायोम्स में जो स्टूडेंट्स इकोसिस्टम्स आते हैं, वो उनकी क्लासिफिकेशन आप करते हैं उनकी वाटर की डेप्थ पर, टेम्परेचर पर और सैलिनिटी पर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल बायोम भी जब भी हमने ऊपर पढ़े, टेरेस्ट्रियल बायोम्स, इनमें आप जो है इनकी क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, उनके दरख्तों को देखकर, उनकी वेजिटेशन को देखकर कर रहे हैं। लेकिन जब पानी की बात आती है, तो पानी में आप दरख्तों को या प्लांट्स को नहीं देख सकते, तो फिर आप पानी में कैसे कैरेक्टराइजेशन करेंगे, कैसे जो है वो टाइप्स बनाएंगे, यानी पॉन्ड किसको बोलेंगे, लेक किसको कहेंगे, और मार्श किसको कहेंगे, एस्चुरी किसको कहेंगे। तो उसके लिए जो फैक्टर्स हैं वो आपके हैं वाटर की डेप्थ को देखकर आप बताते हैं, टेम्परेचर, सैलिनिटी या करंट्स, वाटर करंट्स को देखकर आप बताते हैं कि क्या टाइप है। और एक टेरेस्ट्रियल बायोम की अगर बात करें, तो इसमें आप सिंपल वेजिटेशन को देखकर इन बायोम्स का कैटेगराइज कर रहे हैं। अच्छा, बायोम्स स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि बहुत क्लियरली जो है वो नहीं दिखाए, मतलब इनमें कोई बाउंड्री नहीं होती। ये जो है क्लियरली एक दूसरे से अलग होते हुए नजर नहीं आते। यानी ऐसा नहीं है कि एक जगह फॉरेस्ट है तो फिर जो है वो अचानक एक फॉरेस्ट ख़त्म हो गया और ग्रासलैंड शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। दोनों जब ख़त्म हो रहे होते हैं तो बीच में एक ट्रांजिशन जोन आता है, एक ऐसा एरिया आता है जहाँ जिसको क्लासिफाई करना मुश्किल है कि ये क्या, या ये सवाना है, या ये फॉरेस्ट है, या ये ग्रासलैंड है। तो वो ट्रांजिशनल जोन स्टूडेंट कहलाते हैं इको टोन्स। ठीक है, इकोटोन्स कहलाते हैं, जिसमें कुछ एक मिली जुली सी एक मिक्स्ड बायोम होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है एक बायोम ख़त्म वहाँ होता है, दूसरा बायोम शुरू होता है। तो इन बायोम्स में कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती कि भाई यहाँ एक बायोम ख़त्म हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लाइमेट की कोई बाउंड्री नहीं होती। बिग पिक्चर में तो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आप उस जगह पर खुद पहुँचें तो फिर वो जो चेंज है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएगा, क्योंकि शार्प चेंज नहीं आएगा, कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई। तो वो जगह ट्रांजिशनल जोन कहलाती हैं, जहाँ बायोम्स मिक्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लेक्चर था बायोम्स पर। और अब जो हैं वो आपके जितने भी लेक्चर, जो आपकी ये तमाम बायोम्स हैं, वो आप ही स्टूडेंट्स से हम सीखेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट।